नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों को बड़ा झटका लगा है। कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक बनाए गए प्रधानों को अब 5,000 का मासिक मानदेय नहीं मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रशासक बनने के बाद प्रधानों को वित्तीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जिसके चलते मानदेय भी बंद रहेगा। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख का 11,300 और जिला पंचायत अध्यक्ष का 15,500 मासिक मानदेय भी नहीं मिलने की बात कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादलों से जुड़ी 2026 की नीति को वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षक तबादले के लिए अपनी पसंद का जिला चुन सकते हैं, लेकिन किसी खास विद्यालय में पोस्टिंग की मांग करना उनकी कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले से राज्य सरकार की तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है और अब शिक्षकों की तैनाती विभागीय नियमों के अनुसार होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की महिलाओं को 20,000 देने वाली प्रस्तावित योजना पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी जुमला बताया। उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 से आर्थिक सहायता शुरू की जाएगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के करीब पहुंचाने के लिए हेल्थ केयर नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, बेहतर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, आधुनिक लैब और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बार बार बड़े शहरों की ओर जाने से राहत देना है। अगर ये सुविधाएं जिलों और कस्बों के नजदीकी उपलब्ध होती हैं तो लोगों का समय और इलाज का खर्च दोनों बच सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखने की बड़ी चुनौती है। पहले सपा के साथ गठबंधन के दौरान जाट और मुस्लिम समीकरण का पार्टी को कई सीटों पर फायदा मिला था, लेकिन अब आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन में है। ऐसे मुस्लिम मतदाताओं का रुख पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। 2027 के चुनाव में यह साफ होगा कि आरएलडी पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव कितना कायम रख पाती है। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अलग अलग मौसम और कठिन इलाकों को ध्यान में रखते हुए 3 तरह के खास बूट तैयार किए गए हैं। इन्हें जंगल, पहाड़ी, बर्फीले क्षेत्र और रेगिस्तान जैसी परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इन बूट्स में मजबूत पकड़ और फिसलन से बचाव जैसी सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही लंबे समय तक पहनने के लिए इन्हें आरामदायक बनाया गया है। फिलहाल इनकी परीक्षण किया जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विस्तार के साथ हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। यहां बायोमेट्रिक पहचान, स्मार्ट सर्विलांस, एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स और डिजिटल एक्सेलेंस कंट्रोल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। नए टर्मिनल, टनल और रनवे का काम भी जारी है, जिसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता करीब 39 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लापरवाही और नियमों की अनदेखी के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग के निदेशक NS रहमानी समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। आरोप है कि सोनभद्र के रिहंद जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका सक्षम अनुमति के बिना दिया गया। मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी से पूर्व तक कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है। शामली से गोरखपुर तक करीब 750 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर की DPR तैयार हो गई है। 4 लेन का यह मार्ग भविष्य में 6 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा और 19 जिलों को जोड़ेगा। इसका अलावा 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में संगठनात्मक कार्रवाई का दौर जारी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने अपनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से विरोधियों से सतर्क रहने की अपील की। इससे पहले भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को निष्कासित किया गया था। इन कार्रवाइयों के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर की कहानी कुछ अलग रही। उस समय रामपुर नवाबी रियासत के अधीन था और करीब पौने 2 साल तक यहाँ नवाब का शासन जारी रहा। आज़ादी के बाद रामपुर को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन किए। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार रामपुर रियासत का भारत में विलय 30 जून 1949 को हुआ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। नोएडा में आयोजित इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दौरान शर्मा ने राहुल गांधी को हिंदी में विश्वविद्यालय लिखकर दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसा कर देते हैं तो वह उन्हें पप्पू कहना बंद कर देंगे। मंत्री का बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 7 पीसीएस अधिकारियों को तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। निधि पांडे को लखनऊ का एडीएम नियुक्त किया गया है, जबकि ज्योति राय को आजमगढ़ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। संदीप केकला को बलरामपुर का एसडीएम और दिनेश चंद्र को बांदा का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं दिव्या ओझा को एडीएम बरेली, विनय कुमार को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश में जमीनी और राजस्व विवादों को निस्तारण के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। शासन के अनुसार 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 10.96 लाख से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इनमें धारा 24 से 34 और 80 से जुड़े मामले भी शामिल हैं। अकेले धारा 24 के तहत 91,472 नए मामले सामने आए, जिनमें 39,645 मामलों का निस्तारण किया गया। सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों को लंबे समय से चल रहे जमीनी विवादों से राहत दिलाना है। भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री बस सेवा करीब 1 महीने से प्रभावित है। नेपाल के महेंद्रनगर और नेपालगंज जाने वाली यूपी रोडवेज की बसें फिलहाल बॉर्डर से ही वापस लौट रही हैं। इसकी प्रमुख वजह नेपाल के पहाड़ी इलाकों के लिए 42 सीटर बसों की जरूरत बताई जा रही है, जबकि रोडवेज के पास इन बसों की कमी है। कौशाम्बी डिपो से संचालित 52 सीटर बस सेवा भी फिलहाल बंद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने वाराणसी में अपना संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के 6 वार्डों में तैनात बूथ प्रभारियों के अगस्त के अंतिम सप्ताह में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस का फोकस इस बार जैन और युवाओं पर रहने की बात की जा रही है। वहीं सितंबर के दूसरे सप्ताह में वाराणसी में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी भी है। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 13 अगस्त को लखनऊ के होटल ताज में हुए इस कार्यक्रम में निवेशकों को प्रदेश में तैयार किए जा रहे IMLC मॉडल की जानकारी दी गई। सरकार का उद्देश्य प्लास्टिक और पैकेजिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर यूपी को बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेवा योजना विभाग की ओर से महाराजगंज, रामपुर, फिरोजाबाद, झांसी और ललितपुर में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों के जरिए कुल 10,540 पदों पर भर्ती का अवसर मिलेगा। योग्य उम्मीदवार निजी और संविदा नौकरियों के लिए कंपनियों के सामने सीधे आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश T20 लीग के चौथे सीजन का आगाज आज से होने जा रहा है। इस बार पहली बार मुकाबले लखनऊ और कानपुर दोनों शहरों में खेले जाएंगे। लीग के 34 मैचों में 22 मुकाबले लखनऊ के एकना स्टेडियम और 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में होंगे। दर्शकों के लिए टिकट की कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक रखी गई है, जबकि स्कूल, कॉलेज और हाउसिंग सोसाइटी के लिए रियायती टिकट की व्यवस्था भी होगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल करीब 10 दिन में तैयार होने की उम्मीद है। पोर्टल शुरू होने के बाद मैन पावर सप्लाई करने वाले वेंडर्स का पंजीकरण किया जाएगा। वहीं विभिन्न विभाग आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निगम को अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की एक नई योजना पर चर्चा चल रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 50 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 50,000 तक की मदद देने का प्रस्ताव सामने आया है। इस तहत चुनाव से पहले 20,000 और बाद में 10,000 करके 3 किस्तों में राशि देने की तैयारी की बात की जा रही है। हालांकि अभी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कई जगह प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक के रूप में काम कर रहे पूर्व प्रधानों को मानदेय दिए जाने का प्रावधान नहीं होने की बात की जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया में देरी को लेकर दायरा याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वंदे मातरम वाटिका बनाने की योजना है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पौधारोपण को देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश भर में इन वाटिकाओं से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे लोगों में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के कई निजी स्कूलों में शिक्षकों को निर्धारित मानकों के अनुसार वेतन नहीं मिलने की शिकायतों के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज के साथ लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के स्कूलों में वेतन और फीस से होने वाली आय के इस्तेमाल की जांच की जाएगी। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि नियमों के मुताबिक फीस से प्राप्त राशि की तय हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है या नहीं। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश से जुड़े उत्पादों को आय का जरिया बनाने की दिशा में काम कर रही है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 7500 गौशालाएं और लगभग 13 लाख गाय हैं। सरकार दूध के साथ गोबर गौमूत्र के उपयोग से भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।